हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट्स को देख के काफ़ी खुशी मिली है और इस तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा चैनल को और लेक्चर्स को भी। आज देखिए मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। आपको आज बीएसटी के सैम्पल पेपर से मैं थोड़ा सा वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, जो भी आप बोर्ड्स के लिए भी बैठने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ के पेपर के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपका ये एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन पेपर है। आज हम इसे जल्दी से सॉल्व आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। वेलकम एंड ऑब्वियस वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमम आपको मार्क्स जो होगा वो 80 मार्क्स कवर करेगा आपका पेपर। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इंस्ट्रक्शन जल्दी से देखते हैं। देयर विल बी 34 क्वेश्चन, टोटल 34 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इनके मार्क्स एज इट इज़ आपको लिखे हुए हैं इसके सामने। ठीक है, शुरुआत के जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के होंगे वो 1 नंबर के ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि जो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 50 to 75 वर्ड्स के होने चाहिए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो 150 वर्ड्स के होंगे और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 200 वर्ड्स के होंगे। ठीक है, और आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यही पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है ऋषभ joined an entertainment company Avatar as a creative head. As a manager looking after the creative unit of the company, one of the function he has to perform is the process of organizing. Which step of the process will he need to perform after identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plans? अब देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन में जो रीडिंग है उस रीडिंग को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि ऋषभ ने एक एंटरटेनमेंट कंपनी को ज्वाइन करा है, ठीक है, एज अ क्रिएटिव हेड मेंबर। ठीक है, वहाँ पे एज अ हेड एज अ मैनेजर है। अब उसे सारी क्रिएटिव यूनिट पे जितने भी लोग कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ अच्छे काम में लगे हुए हैं, कुछ क्रिएटिव बनाने में लगे हुए हैं। सो यहाँ पे कह रहा है कि उसका लुक आफ्टर करना है, मीन्स उनकी देख रेख करके रखने की सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ही हैज़ टू परफॉर्म इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हर चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है। ऑर्गेनाइज में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसे हम कलेक्ट करते हैं, असेंबल करते हैं। ठीक है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप आता है, आप सबको पता है। तो कह रहा है कौन सा स्टेप, which step of the process will he need to perform after identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plan. तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ देखिए, जब चीज़ें प्लान हो जाती है ना तो उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी पार्ट होएगा आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क ये सब पहले ही हो चुका है। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद हम ही क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इसमें, डिपार्टमेंटलाइजेशन का रहेगा। तो पहले वाले का आंसर बी होगा। चलिए जल्दी से आगे देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, उसे हाईलाइट करके ज़रा बताइए। व्हेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, तो इसे तो हम जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अनसर्टेन। देखिए थर्ड क्या कह रहे हैं, आरोन लिमिटेड इज़ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क को उनके की एरियाज़ पे करा गया। अलग अलग की एरियाज़ को यहाँ पे टारगेट करा गया। पहला है प्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा है परचेज, दूसरा यहाँ पे प्रोडक्शन, दूसरा परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। तो कह रहा है बताइए डिसएडवांटेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। यहाँ पे आरोन लिमिटेड ने क्या ऐसी गलती कर दी या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी को देखा जा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिसएडवांटेज क्या होगा। अब देखिए पहली बात हो रही है इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। देखिए यहाँ पे कह रहा है एडवांटेज या डिसएडवांटेज के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि ये कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन हर एक जगह पे क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, हर एक जगह पे टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। तो इस क्वेश्चन को आप इस पॉइंट को निगलेक्ट करेंगे। ठीक, ये पॉइंट नहीं हो सकता है हमारा डिसएडवांटेज। एडवांटेज या डिसएडवांटेज विल बी एग्जैक्ट, है ना, ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट होना चाहिए कि अगर देखिए 4 ऑप्शन दिया है तो आपको एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता बिल्कुल भी।
ठीक है। अब देखिए डिसएडवांटेज या एडवांटेज कहा गया है तो बिल्कुल सटीक लिखा होगा। मैनेजर मे गेन, अब देखिए यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है कि मैनेजर अपनी पावर को गेन कर सकते हैं और इंडिपेंडेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर देंगे, पर अभी ऐसा उन्होंने करा तो है नहीं, ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा नहीं होगा। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, ये इंश्योर करेगा कि हर एक फंक्शन, मतलब जितने भी फंक्शंस पे अलग अलग की एरियाज पे फोकस करा गया उनको ड्यू अटेंशन मिलेगा, तो ये तो कहीं से डिसएडवांटेज हम लोग को लग नहीं रहा है, ठीक है, तो ये हमें कहीं से भी डिसएडवांटेज नहीं लग रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब एक ही पॉइंट बचता है लास्ट में, डी वाला, ठीक। अब देखिए डी वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ऐसा तो यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है, ठीक, और आप फंस जाएंगे डी वाले पार्ट में और ए वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे यही दोनों कंफ्यूजन दिए हुए हैं, ठीक, बट आपको जिस क्वेश्चन में आपको आंसर ना आपको डायरेक्टली आ पाए तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ट्रेनिंग की तो बात करी नहीं गई है क्वेश्चन पे, बट ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सीबीएसई अक्सर डाल देता है पेपर में, जो कि मेक और ब्रेक हो जाते हैं किन के लिए, टॉपर्स के बीच में और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है और इस तरीके से आपको अपना एक नंबर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, याद रखिएगा एलिमिनेशन मेथड जो मैंने आपको कहा उसको अप्लाई करिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि डायमेंशन को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करिए जो कि आपको इलस्ट्रेटेड हो रहा है इन द पिक्चर गिवन अबव in which Sapna has joined the workforce recently is working on a accounting software। अब देखिए यहाँ पे तो कोई इमेज आपको दिख नहीं रही है बिकॉज यहाँ पे इमेज ब्लैंक हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इमेज में क्या था। यहाँ पे एक डेस्कटॉप था, ठीक है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप था जहाँ पे सपना एक लड़की थी जो यहाँ पे बैठ के शी वॉज वर्किंग, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए कि सपना वॉज सिटिंग हेयर एंड शी इज़ वर्किंग हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक लैपटॉप शो हो रहा था आपको और एक वुमेन थी जो यहाँ पे काम कर रही थी, तो यहाँ पे सिंपली ये टेक्नोलॉजिकल को शो करेगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को शो करेगा, तो यहाँ पे पहला पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट that it is generally seen in that individual in an organization resist changes, as a change often means moving from a familiar secure environment into a newer or more challenging one। तो कह रहा है रीज़न बताइए, इसका रीज़न क्या होगा, सारे पॉइंट्स को पढ़िए, सारे पॉइंट्स को पढ़ के आपको एक कीवर्ड दिखेगा और फटाक से आपका ध्यान वहीं पे जाएगा, और ये कीवर्ड रहा डायनामिक, और डायनामिक का मतलब क्या है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, हमें तो पता है कि जो हमेशा बदलता रहता है उसे डायनामिक कहते हैं, ठीक है, और बस यहाँ पे आपका यही पॉइंट आंसर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना अपना है और इस पॉइंट को टिक करके वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जितना टाइम आप यहाँ एमसीक्यू में बचाएंगे उतना ही टाइम आपको आगे के क्वेश्चंस को लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन, ठीक, ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन नवंबर, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ऑन प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर इट, द प्रोसेस विच ही पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट वाज मेंट टू क्रिएट अ लेस कैश इकोनॉमी, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी, मेन उनका फोकस कैशलेस इकोनॉमी में था, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन करा गया, ठीक है। तो कह रहा है वंस आर्गुमेंट अगेंस्ट द कैश लाइट इकोनॉमी इज दैट, अब देखिए वन आर्गुमेंट अगेंस्ट द कैश लाइट इकोनॉमी, ठीक है, तो एक यहाँ पे आर्गुमेंट ऐसा दिया गया है जो इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD पढ़ लीजिए, देखिए आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा पॉइंट होना चाहिए। देखिए कह रहा है अगर बी पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, मोर पीपल विल बी इंट्रोड्यूस इनटू फॉर्मल इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल सेविंग विल इंक्रीज, बिल्कुल सही है, लोग पैसा सेव करने लगेंगे तो फाइनेंशियल सेविंग भी बढ़ने लगी। टैक्स एवेशन, जो टैक्स की चोरी करते हैं उससे भी वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा कितना पैसा रह रहा है लोगों के पास, बैंक स्टेटमेंट उनके पास शेयर होगी, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी इज परक्यूसिट, तो ये देखिए बिल्कुल ही ऑड स्टेटमेंट दी गई है, तो यहाँ पे यही पॉइंट होगा हमारा ए पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 7.2 देखते हैं।
Airlines will be able to offer the benefit of lower pricing to customer on sectors routes due to decision of Civil Aviation Ministry to remove price caps from August 31st. अब देखिए एयरलाइंस क्या कह रहे हैं कि जो एविएशन मिनिस्ट्री है उनकी मदद से जो एयरलाइंस हैं वो अपने टिकट्स को बहुत कम कर रहे हैं कस्टमर के लिए ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके। कह रहा है दिस कैन हेल्प एन एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस इफ दे टेक अर्ली डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो इससे क्या होगा, एयरलाइंस को भी मदद मिलेगी अगर सरकार उनका साथ देगी आगे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि which importance of business environment and its understanding by manager is not highlighted above। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैनेजर विथ क्या लिखा है, एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर इज नॉट हाईलाइटेड, जिसे हाईलाइट नहीं करा गया है। तो जल्दी से सारे पॉइंट्स पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिल्कुल सही है, इसके बारे में बताया गया है। इट देखिए अब सी पॉइंट को जरा सा तो इधर के लिए नेगेट करिए और यहाँ पे डी पॉइंट को देखिए, इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये भी इसके बारे में भी बात करी गई है। बट यहाँ पे टैपिंग रिसोर्सेज, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं करी गई है, तो हमारा आंसर भी यही होगा। समझ में आ रहा है, टैपिंग रिसोर्सेज मतलब जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को कलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, जितनी भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है हमारे पास उससे कलेक्ट करने की बात होती है, उसे हम कहते हैं टैपिंग रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए तो इसमें सी वाला पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है जो कि कह रहा है एक मोबाइलिटी प्लेटफॉर्म है अलू, तो ये आपका नाम होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ 400-500 एम्प्लॉयज इन अ मूव एम्ड एट ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विल द फर्म नॉट बी एबल टू अचीव बाय कैरिंग आउट दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अचीव नहीं हो पाएगा इस प्रोसेस से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लेइंग ऑफ। अब देखिए लेइंग ऑफ, देखिए लेइंग ऑफ यहाँ पे OFF लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब 400-500 एम्प्लॉयज़ को हटाने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या चीज़ अटेन नहीं हो पाएगी, यहाँ से कह रहा है कि क्या चीज़ अटेन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा सोशल। ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी मीन्स अब तक जो इनका फर्म चल रहा था वो नुकसान पे चल रहा था। ठीक, तो अगर ये ऐसा करेंगे तो ये प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे, इनका सर्वाइवल हो पाएगा और ये एफिशिएंसी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट को यहाँ पे ये इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 400-500 एम्प्लॉयज़ को निकालने के बाद एफिशिएंसी कैसे होगी। अब ये वो वाला केस हो जाएगा जहाँ पे एक प्लॉट ऑफ लैंड पे रिक्वायर्ड जो नंबर होगा, रिक्वायर्ड फार्मर का नंबर जो है कि हमें क्रॉप्स उगानी है तो उसके लिए 5 फार्मर हमें चाहिए। अब मान लीजिए इस 5 फार्मर की जगह पे है यहाँ पे 10 लोग लगे पड़े हुए हैं काम करने में, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी अटेन कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। एफिशिएंसी कहाँ अटेन हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्सेस फार्मर है यहाँ पे केस क्या था, एम्प्लॉयज़ का, तो एक्सेस एम्प्लॉयज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे बस खाली हमारा सोशल एस्पेक्ट ये खाली दूर हो जाएगा क्योंकि लोग कम हो जाएंगे, लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे आपस में। ठीक है, होपफुली आप सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है आपके लिए। ठीक है, आप ये भी मत सोचिएगा विदाउट प्रैक्टिस यू वुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस तो यहाँ पे करना ही बनता है। ठीक, 9th देखते हैं, राधा स्टार्टेड अ होम कुक्ड फूड डिलीवरी ढाबा सर्विस। ठीक है, हर मदर जो कि एक ग्रेट कुक थी, उन्होंने डिसाइडेड करा कि अपनी बेटी की वो हेल्प करेगी। ठीक है, ठीक, दे रिलाइड ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर ऑर्डर्स एंड देन ऑन वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या है कि मुंह से ही एडवर्टाइजमेंट करना। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से अच्छा सा खाना खा के आए, फिर आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताया कि वहाँ वाले रेस्टोरेंट पे आप जाइए और वो खाना बहुत अच्छा ही डिलीवर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर हर प्लान ऑफ सप्लाइंग हेल्दी गुड क्वालिटी रीजनेबल फूड एंड अर्निंग प्रॉफिट, शी डिसाइडेड टू कीप बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स टूवर्ड विच शी वुड स्ट्राइव टू वर्क।
A function of management is being discussed above. An important characteristics of function of management is. अब चलिए जल्दी से देखते हैं इसको, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। खूब सारा ढेर सारा लिखा हुआ है, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें मेंशन थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ बेंचमार्क्स रखे। अब देखिए बेंचमार्क्स की बात हो रही है, रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इसे। यहाँ पे कह रहा है बेंचमार्क्स को सेट करे गए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब कुछ टारगेट्स उसने बनाए ताकि उस टारगेट को अचीव कर सके और अपने बिजनेस को प्रॉस्पर तरीके से आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट अहम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, it is both forward looking and backward looking, it is required only in business organization। तो आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है। A function of management is being discussed above, कह रहा है यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि ऊपर डिस्कस करा गया है इस चार्ट में। ठीक है, जो भी आपने समरी पढ़ी भाभा सर्विस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़िए तो आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से क्या लिखा है, एज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर हर प्लान। तो देखिए सारी चीज़ें तो यहीं छुपी रखी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखें, कह रहा है यहाँ पे आपसे कि जो भी प्लान करा था राधा ने ना, वो सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, सब बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि प्लान को पीछे मुड़ के कौन देखता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पीछे, बैकवर्ड लुकिंग जिसे हम कहते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में हम फॉरवर्ड लुकिंग भी देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हम फॉरवर्ड लुकिंग भी करते हैं। ठीक, अपने जो प्लान्ड हमारे जो टारगेट्स रहते हैं, ठीक है, जो हमारे प्लान टारगेट्स हैं, उसे हम एक्चुअल टारगेट से क्या करते हैं, उसे हम एक्चुअल टारगेट से मैच करते हैं। यहाँ पे रहे प्लान, यहाँ पे रहे एक्चुअल। प्लान्ड परफॉर्मेंस इज मैच विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अगर किसी प्रकार की कोई भी डेविएशन मतलब कोई बाधा, कोई रुकावट अगर आ जाती है तो उसे रेक्टिफाई भी करना होता है, मतलब उसे सुलझाना भी होता है। समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या कहा गया, इट इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी दिया गया है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करने से जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको स्ट्राइव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, रमन एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉयज, दो कर्मचारी थे, हु वर एम्बेजलिंग एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी इन वाराणसी वेयर दे वर वर्किंग। ठीक है, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी संपन सिंह become suspicious of the two employees when he realized that their activities were not being performed as per the plan। अब देखिए यहाँ पे दो लोग थे, रमन और वासुदेव। तो रमन और वासुदेव काम करते थे एक कंपनी में जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी थी। तो यहाँ पे संपन सिंह को क्या हुआ, कुछ शक हो गया। संपन सिंह को कुछ शक हो गया कि ये जो दोनों एम्प्लॉयज़ है ना, ये देखिए सस्पिशियस मतलब शक करना। ठीक, दो एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोड़ा सा उनको नज़र, जेम्स बॉन्ड बन के बिल्कुल वहाँ पे नज़र रखने लगे कि ये जो दो एम्प्लॉयज़ हैं ये काम चोरी कर रहे हैं, काम सही से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन पे ही इंस्टॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, जो कि सीक्रेटली लॉग होगा एवरी सिंगल स्ट्रोक ऑफ द सस्पेक्ट्स कंप्यूटर कीज एंड सेंड एन इनक्रिप्टेड ईमेल रिपोर्ट टू द साइबर पुलिस। ठीक है, कि वो वहाँ पे जितना भी चीज़ें, जैसे अगर कंप्यूटर के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसका एक इनक्रिप्टेड फॉर्म साइबर पुलिस के चले जाएगा। द पुलिस वर एबल टू कैच द टू डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज आर रेड हैंडेड एंड अरेस्ट देम। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, देखिए इस प्रोसेस को हम स्टाफिंग तो कतई नहीं कहेंगे। ठीक है, स्टाफिंग में हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी नहीं कहेंगे, ना ही ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, हम इसको कहेंगे कंट्रोलिंग। अंडरस्टूड, इसे हम कंट्रोलिंग का नाम देंगे। ठीक, होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि हम अपनी चीज़ों को परफॉर्म मैनेज कर रहे थे। अब कंट्रोलिंग को एक ओवरऑल प्रोसेस कहा जाता है। कंट्रोलिंग को अगर आपको याद होगा, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरऑल प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस नेवर एंडिंग है, हमेशा चलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 11th पार्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which include designing of roles to be filled by suitably skilled people and defining the interrelation between roles so that ambiguity, मतलब कोई भी किसी तरीके की confusion in performance of duties can be eliminated। ठीक है, तो यहाँ पे ये organization structure की बात कर रहा है। ठीक है, delegation of authority नहीं होगा, decentralization नहीं होगा, controlling नहीं होगा।
अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं, 12th वाले में देखते हैं। देखा है क्या, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन क्रिएटिंग यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, समय सही टाइम पे पहुंच जाता है वहाँ पे। वेयर हाउसिंग की मदद से क्या होता है, हम प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम सामान को स्टोर कर सकते हैं अगर वो नहीं सेल आउट होता है फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आपको पहली और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है, ठीक है, दूसरी ट्रू लग रही है एंड फर्स्ट इज फॉल्स लग रही है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है या दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है? ठीक है, आप बताइए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।